यदि आप कोई प्रॉपर्टी का ओनर से ज़मीन खरीद लिए हैं, ठीक है, ज़मीन आपके नाम रजिस्ट्री भी हो गया है, उसके बावजूद भी जो उसका पहले का ओनर था जिससे आप ज़मीन खरीदा है वो पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, वो उस पर कब्जा जमाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन कौन सा कानूनी अधिकार है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जैसे आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं अपने नाम से या फिर आप फैमिली का कोई अन्य सदस्य के नाम से, तो ऐसे स्थिति में रजिस्ट्री के 1 से 1.5 सप्ताह या फिर मैक्सिमम 2 सप्ताह के अंदर आपको डीड मिल जाता है, यानी कि केवाला मिल जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जब भी ये केवाला मिलता है तो इसके बाद का प्रोसेस होता है दाखिल खारिज। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हम बता दें, दाखिल खारिज के लिए जैसे आप आवेदन करते हैं तो एक कर्मचारी फिजिकल जो है आपका प्रॉपर्टी का विजिट करता है, उसको देखता है, उसका स्थिति को देखता है कि उस पर आपका पोजीशन है कि नहीं, उस पर आपका कब्जा होना चाहिए। यानी कि जो ज़मीन का मोटेशन के लिए आप आवेदन दिए हैं उस पर आपका कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। यदि उस पर आपका कब्जा नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में आपका दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सामने वाले का कब्जा है, आपको ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया है, उसके बाद भी वो कब्जा किया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में पूरा ये चांस है कि आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में यदि रिजेक्ट हो जाता है तो दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट होने के बाद भी आप ये जान सकते हैं कि रिजेक्ट का क्या कारण था। यदि आप दाखिल खारिज का आवेदन ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन भी उसका पोर्टल पे जाके आप स्टेटस में देख सकते हैं कि रिजेक्ट का क्या कारण है। तो उस पर स्वाभाविक बात यह है कि लिखा होगा रिजेक्ट का कारण, उस पर आपका पोजीशन नहीं है, कब्जा दूसरा व्यक्ति किया हुआ है, यही कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक सबूत हो जाता है कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच दिया है वो उस पर कब्जा किया हुआ है, आपको कब्जा नहीं दे रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज कर दिया जाए, आपका आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो यदि आपका दाखिल खारिज हो जाता है तो ऐसे स्थिति में, यदि दाखिल खारिज हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको जल्द से जल्द लगान रसीद निर्गत करवा लेना है। यदि आप लगान रसीद निर्गत करवा लेते हैं तो उस दिन से आप उस प्रॉपर्टी का 100% ओनर बन जाते हैं। तो यदि आप 100% ओनर बन जाते हैं तो इसके बाद आपको ये भी अधिकार है कि आप अपना प्रॉपर्टी से बलपूर्वक कब्जा हटा सकते हैं। यदि आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तो उस विषय पर भी हम बहुत जल्द जाने वाले हैं, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं यदि आपका दाखिल खारिज हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दाखिल खारिज यदि आपका हो जाता है तो आप 100% ओनर बन जाते हैं, और यदि आप 100% ओनर बन जाते हैं तो आपको ये अधिकार है, आप बलपूर्वक कब्जा खाली करवा सकते हैं। ऐसे स्थिति में यदि आप बलपूर्वक कब्जा खाली करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि यदि हम बल का उपयोग करते हैं तो सामने वाला हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे स्थिति में आप वहां का प्रशासन से भी, पुलिस अधिकारी से भी मदद ले सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो आपको वहां भी मदद मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि सामने वाला धमका रहा है, आप जब भी जाते हैं कब्जा करने आपको धमका रहा है या फिर मारपीट पे उतारू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट में आप आईपीसी का सेक्शन 503 और 506 का मुकदमा सीधा पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, यानी कि आप एफआईआर उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। तो ये जैसे आप एफआईआर करेंगे तो ऐसे स्थिति में हो सकता है वो लोग कब्जा दे दे आपको। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपका दाखिल खारिज का आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो देखिए, जैसे आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट का तो कारण लिखा होगा, साथ ही साथ आपको ये कारण फाइंड करना होगा कि रिजेक्ट का क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर कारण यही हो सकता है कि आपका उस पर जो है कब्जा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको बल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दें जब आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो ऐसे स्थिति में रजिस्टर 2 जो होता है उस पर आपका नाम अंकित कर दिया जाता है, और जो पहले वाला ओनर था वहाँ से उसका नाम को हटा दिया जाता है, यानी कि उसका नाम को काट दिया जाता है। तो आपका जैसे रजिस्टर 2 में, रजिस्टर 2 इसको पंजी 2 के नाम से भी और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे रजिस्टर 2 में या पंजी 2 में आपका नाम अंकित कर दिया जाता है, ऐसे स्थिति में आप 100% ओनर बनते हैं। तो जब तक आप 100% ओनर नहीं बनते हैं तब तक आपको बल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट किया गया है तो यहाँ पर आपका बल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन सामने वाले जो है उसको खाली करवाने का प्रयास करना है। यदि पंचायत स्तर पर संभव हो तो वो भी आप आजमा सकते हैं। यदि पंचायत स्तर पर संभव नहीं हो तो ऐसे स्थिति में आप माननीय न्यायालय में टाइटल सूट का मुकदमा कर सकते हैं। अब टाइटल सूट आप किस आधार पर करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो रजिस्ट्री तो आपके नाम हो गया है, सेल डीड आपके नाम से तैयार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पूरा अधिकार है कि आप टाइटल सूट सामने वाले पे कर सकते हैं। तो जैसे आप टाइटल सूट करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके पास डीड होना चाहिए, तो डीड तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिल ही जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी आप खरीदे थे, यदि एग्रीमेंट बनाए हैं, ठीक है, और आपके पास एग्रीमेंट अवेलेबल है तो और बढ़िया बात है, और आपका जो टाइटल सूट का मुकदमा होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो मोटेशन के लिए आवेदन किए थे और मोटेशन का जो आवेदन आपका रिजेक्ट किया गया है, तो वहाँ जो रिजेक्ट का कारण है वो कारण भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब टाइटल सूट का मुकदमा में। तो ये सभी कागजात के साथ यदि आप टाइटल सूट करेंगे तो आपका जो मतलब केस होगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए दाखिल खारिज का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है और रिजेक्ट का कोई कारण नहीं लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये कारण आप डायरेक्ट सीओ साहब का जो ऑफिस है वहाँ से जाके भी पता कर सकते हैं, या फिर आप आरटीआई के द्वारा भी ये चीज़ जान सकते हैं। तो ये जो हम आपको प्रोसेस बताए, ये बिल्कुल सिंपल और साधारण प्रोसेस बताए जो सभी व्यक्ति को करना ही चाहिए। इसके बाद और भी इसका कई अलग तरीका हो सकता है, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।